students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is force and energy. फोर्स यानी कि वो चीज जब आप किसी चीज पे अप्लाई करते हो फोर्स को तो वो चीज मूव करती है या फिर मूव करती हुई चीज स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाती है. टिकल योर ब्रेन टू आंसर. You will need to be more careful when you cycle down a hill than when you cycle up the hill. Why? तो अगर आप कभी माउंटेनियस रीजन पे गए हैं तो जहाँ पे हिल्स होती हैं, स्लोपिंग रोड्स होती हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि साइकिल ऊपर की तरफ जब हम चलाते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगती है रादर दैन जब आप नीचे की तरफ आते हैं. ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर में आप यही जानने वाले हैं. फोर्स. Force is defined as push or pull which changes or tries to change the state of motion of a body when acting on it. Some common examples of force are pushing or pulling a door to open it, a vegetable vendor pushing the cart to move it and kicking a ball. तो फोर्स आपका वो फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स जब आप अप्लाई करते हैं इसे किसी भी चीज पे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से चेंज हो जाती है. मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप उसे स्टेशनरी या फिर उसकी स्पीड स्लो डाउन कर सकते हैं, और अगर कोई स्टेशनरी स्टिल ऑब्जेक्ट है उस पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव भी कर सकती है. जैसे आपने कभी सब्जी वाले को रास्ते पे चलते हुए देखा होगा तो वो अपने कार्ट को पुश करता है, तो वो पुश करते हुए एक फोर्स अप्लाई करता है उसको आगे करने के लिए. सिमिलरली जब आप डोर को ओपन करते हैं उस टाइम पे आप पुल करते हैं. तो फोर्स में आपके दो टाइप के बेसिक मूवमेंट्स आते हैं, पुश और पुल. डोर को जब आप खोलते हैं तो आप पुल करते हैं, तभी भी आप एक टाइप का फोर्स अप्लाई करते हैं. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. A stationary object moves only when a force is applied on it. This is one effect of फोर्स. तो आप कभी भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट विल नेचुरली मूव. अगर आपके सामने कोई बुक या फिर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उस पर आप फोर्स उठाएंगे, उसको पुश करेंगे, हिलाएंगे, तो वो अपनी स्टेशनरी मूवमेंट से एक टाइप का मूवमेंट दिखा के हिलेगा. सम ऑफ द अदर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर. तो ये तो आपका था एक इफेक्ट जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. यानी कि आप फोर्स जब किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. The direction of a moving object cannot be changed unless force is applied to it. For example, if a football is moving in its direction, the footballer has to kick the ball in the other direction. The kick given to a ball is the applied force. Force is thus needed to change the direction of a moving object. जैसे यहाँ पर जब तक आपका कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब तक उस चीज पे एक्सटर्नली कोई फोर्स ना अप्लाई करी जाए तब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. ये फोर्स किसी भी तरीके की आप अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फुटबॉल एक डायरेक्शन में जा रही है किक करने के बाद, जब तक दूसरा फुटबॉलर उसको किक करके उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तब तक वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती रहेगी. सिमिलरली अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं, साइकिल करते जा रहे हैं, पेडल कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो वहां पर भी आपको फोर्स का अप्लाई करना होता है. अब क्योंकि आप फोर्स को अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अप्लाइड फोर्स. हेंस in order to change the direction of any moving object you need to apply force. Second effect of force, to stop a moving object. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है उसको फोर्स अप्लाई करके आप रोक सकते हैं. A moving object will not stop unless a force is applied to it. A car moving on the road does not stop its own at a signal. Brakes have to be applied to stop the car at a signal. When brakes are pressed, a force is applied which stops the car from moving further. जैसे आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करने की जरूरत थी, सिमिलरली अगर आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है तो उसके लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. अपने आप वो नहीं रुकेगा, एक सर्टेन पॉइंट पर रुकता है, बट सारी चीजों के साथ ये नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी कोई ड्राइव कर रहा है, रास्ते में सिग्नल आता है या कहीं पे आपको रुकना है, तो गाड़ी अपने आप नहीं रुकती है. अब ब्रेक्स पे
फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो पूरा मैकेनिज्म चलता है उसके बाद आपकी गाड़ी रुकती है। सिमिलरली बॉल का भी अगर आप एग्जांपल लेंगे, बॉल जब तक मूव करती है एक पॉइंट के बाद फ्रिक्शन की वजह से वो एक स्टेट पे आके रुकेगी, लेकिन अगर वो मूव बहुत स्पीड में कर रही है, बीच में अगर उसको रुकना है तो उसके लिए आपको एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है या फिर आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है, दोनों चीजों के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा इफेक्ट है फोर्स का, टू चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज है तो आप उसको स्लो डाउन कर देंगे या फिर उसकी स्पीड को आप चेंज करेंगे। The speed of a moving object increases or decreases when a force is applied to it. While cycling on a road at a particular speed, the speed of the cycle can be increased by applying more force on the pedals and can be decreased by reducing the force on the pedals. तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स अप्लाई करनी है, किसी चीज को रोकना है तो फोर्स अप्लाई करना है। मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर आपको जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी स्पीड को अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। साइकिल करते हुए जब आपकी साइकिल बहुत तेजी से चल रही होती है तो आप उस टाइम पे पेडल पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इसी स्पीड को अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप पेडलिंग पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको स्लो डाउन कर देंगे। स्लो डाउन करते ही आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। चौथा इफेक्ट है टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। A force can change the shape of an object. For example, if a spring is stretched or pulled, its shape changes. तो आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है उसे भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास स्प्रिंग होती है या रबर बैंड भी होता है, रबर बैंड को जब आप ऐसे स्ट्रेच करते हैं, पुल करते हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपने 4 इफेक्ट्स देखे फोर्स के। डायरेक्शन चेंज हो जाती है फोर्स से, मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो रुक जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है और शेप भी चेंज हो सकती है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। तो अभी आपने फोर्स के इफेक्ट्स देखे थे, अब फोर्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। An invisible force called gravity pulls everything down towards the earth. When we let something go, it falls downwards to the gravitational pull of the earth. If gravitational force was not present on the earth, we would be floating in space. This force also makes the earth and other planets move around the sun. अब सबसे पहला फोर्स जो पूरे हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, हमारे प्लैनेट पे एग्जिस्ट करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने कभी सोचा है कि आप चलते हैं, चलते चलते आपका जो नेचुरल फोर्स है वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है? चलते हुए आपके पैर हवा में क्यों नहीं चले जाते? इसका रीजन ये होता है कि हमारे प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व आकर्षण प्रेजेंट है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे प्लैनेट पे एग्जिस्ट नहीं करता तो एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट वुड बी फ्लोटिंग, हवा में होती। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट है। ना केवल हमारे प्लैनेट को ये एक जगह पे रखती है, जो सन है, सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कर रहे हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल ना हो तो ये प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स। Friction is the force that opposes the motion and therefore tries to stop or slow down a moving body. तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है, अपोज करने का मतलब होता है जो भी चीज एक डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट करती है उस चीज को स्लो डाउन या फिर रोकने के लिए। कभी भी आप किसी बॉल को एक रफ सरफेस पे अगर आप फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अब इसी बॉल को अगर आप एक स्लिपरी सरफेस पे अगर फेंकेंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए कभी आपने नोटिस भी करा होगा, अगर आप अपनी चप्पल के साथ किसी गीले सरफेस पे जाते हैं वहां पे फ्रिक्शन लेस होता है, इसीलिए आपका पैर फिसलता है। A ball moving on the ground comes to rest on its own after some time due to the force of
फ्रिक्शन, वी आर एबल टू वॉक स्मूथली ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बॉल भी आपकी एक पॉइंट पे अपने आप ही आके रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से, और हम भी इतने स्मूथली इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अगर आप बर्फ पे चलने की कोशिश करेंगे तो बर्फ पे हमेशा आपके जो पैर है वो फिसलेगा, क्योंकि आइस पे आपकी फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, इसीलिए आप हर पॉइंट पे फिसलते रहेंगे। अगर फ्रिक्शन है इसीलिए आप स्मूथली चल पाते हैं। तीसरा है मस्कुलर फोर्स। The force exerted by muscles of our body is called muscular force। तो आपकी मसल्स होती हैं, इसीलिए आपको खाना वाना खिलाया जाता है ताकि आपकी मसल्स स्ट्रांग हो। तो मस्कुलर फोर्स से भी आप एक टाइप का फोर्स अप्लाई करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, किकिंग अ फुटबॉल, पुशिंग अ डोर एटसेट्रा। आप अपने बैग को डेली स्कूल में लेके जाते हैं, अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप बैग को ही नहीं उठा पाएंगे। तो मसल्स जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं आपकी अलग अलग एक्टिविटीज में, वो आपकी मस्कुलर फोर्स होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The force of attraction produced due to presence of electric charges on rubbing the surface of some substances is called electrostatic force। अब आपका आता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, आपके प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इनके रबिंग से, इनके इंटरैक्शन से आपकी जो फोर्स जनरेट होती है कुछ सब्सटेंसेस में। आप कभी नोटिस करिएगा, अगर आप एक कंघी लेंगे, उसको आप रब करेंगे अपने बालों पे, थोड़ी देर के बाद आपकी कंघी की तरफ आपके बाल अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी सब्सटेंस को रब करने से आपकी जो फोर्स जनरेट होती है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। For example, if a plastic comb is rubbed against dry hair, it will develop electric charges on it। तो आप अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अगर आप एक प्लास्टिक की कोम लेंगे, उसको अपने बालों पे रब करेंगे और थोड़ा सा दूर उसको लेकर जाएंगे तो बाल अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये इसीलिए है क्योंकि रब करते ही, जैसे ही आप अपने हेयर्स के अगेंस्ट उसे रब करते हैं, वो इलेक्ट्रिक जो अलग अलग चार्जेस होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। इफ दिस चार्ज्ड कोम्ब इज brought near pieces of paper, it will exert an electrostatic force on the pieces of paper, attracting them towards it। अब इसी कोम को अगर आप किसी अलग अलग टुकड़े, छोटे छोटे आपके पेपर्स के पीसेस होते हैं, उनके पास लेके जाएंगे, तो अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो रखी हैं, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जनरेट होगी, जिसकी मदद से जो आपकी कंघी है उसकी तरफ आपके अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पेपर्स जो होते हैं मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। Electrostatic force is a weak force and is obtained only when some substances are rubbed against each other. Rubber and plastic are substances which develop electric charges when they are rubbed। अब बाकी सारे फोर्सेस की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपकी होती है, इट इज वीक। तो वीक होती है, ये तभी आपकी प्रोड्यूस होती है जब कोई दो सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है वो एक दूसरे के साथ रब करवाए जाते हैं। जैसे रबर और प्लास्टिक, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। देन कम्स योर मैग्नेटिक फोर्स। The force exerted by magnets on each other on metallic objects like iron is called a magnetic force। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, आपका जो मैग्नेट होता है, इसे चुंबक भी बोलते हैं, तो जैसे ही उसके पास आप कोई आयन नेल लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आयन, छोटी छोटी जो नेल्स होती हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। तो वो होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। Magnets pull objects like nails and pins made up of certain metals like iron towards them। तो कुछ आपके ऐसे मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयन, तो ऐसे कुछ मेटल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके पास जैसे ही आप मैग्नेट्स लेकर जाते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आप अगली बार ट्राई करिएगा, एक मैग्नेट आप लीजिए, किसी भी टाइप का मैग्नेट हो सकता है, उसके पास अगर आप कोई पिन या कील लेकर जाएंगे तो थोड़ी डिस्टेंस के बावजूद भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। Elastic force।
A stretched rubber band regains its original position on being released because of elastic force. Elastic force arises when a body deforms. अब इलास्टिक फोर्स आती है, जैसे आपका रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच करते हैं, सबसे पहले तो फोर्स अप्लाई करने से उसका क्या होता है, चौथा इफेक्ट, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। अब इलास्टिक फोर्स है, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी डिफॉर्मिटी आ जाती है। ओरिजिनल कभी भी आपका रबर बैंड नहीं रहता है, आप कभी भी नोटिस करिए, आपका ओरिजिनल जो रबर बैंड होगा स्ट्रेच होते होते वो डिफॉर्म हो जाता है। तो ये आपकी होती है इलास्टिक फोर्स। जब किसी भी चीज को आप एक स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे वो इलास्टिक फोर्स जनरेट होती है। देन कम्स योर बॉयंट फोर्स। If we push down a mug or a block of wood floating on water, we feel an upward thrust. The upward push of water on a floating object is called buoyant force or up thrust. This force acts on every object, even on you when you enter a swimming pool. अब आती है buoyant force। ये फोर्स आपकी पानी की होती है। अगली बार आप जब नहाने के लिए जाएं, या फिर अभी भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक बकेट लीजिए, बकेट में आप कोई भी वुडन लॉग, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है या मग, उसको आप पानी में अंदर पुश करने की कोशिश करिए। आपको एक फोर्स महसूस होगी, थोड़ी ताकत आपकी लगेगी उसको नीचे डालने में, क्योंकि आपका जो पानी है वो बॉयंसी, एक बॉयंट फोर्स जनरेट करता है। अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द वाटर, जो भी चीज वो ऊपर की तरफ पुश करता है उसे बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। ये तभी भी होता है जब आप स्विमिंग करने जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि पानी में अप थ्रस्ट होता है, कोई भी चीज आप उसमें डालेंगे वो ऊपर की तरफ उसको फेंकती है, इसे कहते हैं बॉयंट फोर्स। नो इट टू। The Earth's core is made up of a mixture of iron and nickel, giving the Earth its own magnetic field. तो आपने कभी सुना भी होगा, साइंटिफिक रिसर्चेस भी होती हैं कि आपका जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए है क्योंकि अर्थ की कोर में आपका आयरन और निकल है, जो कि हमारे प्लैनेट को अपना ही एक मैग्नेटिक फील्ड देता है। Magnetic compasses use the Earth's magnetic field to locate the north, south, east and west directions. तो जो लोग होते हैं वॉयजेस यानी कि ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलते हैं, आपने उनके पास एक छोटा सा कंपास, एक डायल जैसा देखा होगा, जिसमें वो डायरेक्शंस देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब ये डायरेक्शंस, ये जो कंपास होते हैं, इसके अंदर भी आपका मैग्नेट होता है, जो कि अर्थ की नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनको सही डायरेक्शन बताता है। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी यानी कि ताकत। Energy is defined as the ability of body to do work when force is applied to an object, and if the object moves in the direction of the force, then we say that work is done. We need energy to work, and our energy comes from food. We use energy to provide heating and lighting for our homes, schools and offices, and make things work like cars, buses and trains. There are different forms of energy. तो एनर्जी का बेसिक मतलब होता है किसी भी बॉडी की एबिलिटी काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमारे में बहुत एनर्जी होती है, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, खेल भी लेंगे, बट कभी कभी हमें लगता है दैट वी आर लोअर एनर्जी, हम काम नहीं कर पाते ज़्यादा, खाना खा के वापस वो एनर्जी हमें मिल जाती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? फूड। इसीलिए हर टाइम प्रॉपर अच्छा खाना खाना चाहिए। सिमिलरली दूसरी टाइप की एनर्जी भी होती है, जो आपके घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, गाड़ियाँ चलती हैं, बसेस चलती हैं, ट्रेन्स चलती हैं, उनमें भी उसको मूव कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे ह्यूमन बॉडी को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, सिमिलरली इन चीज़ों को भी मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो पहली तरीके की एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical energy is used for various purposes in factories, houses and many other places. This energy can be converted into heat energy and light energy. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, आपके घरों में लाइट्स जलती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से
प्रोड्यूस होती हैं। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइट एनर्जी में भी। Electric current is the electric energy which is used by machines and motors. We use many devices at home that run on electricity. तो आपकी अलग अलग मशीन्स होती हैं, आपका रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, माइक्रोवेव है, लाइट है, आपका मोबाइल जो चार्ज होता है वो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसकी वजह से प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी तरीके की है मैग्नेटिक एनर्जी। Magnets exert force on other magnets and iron objects. This force is due to the energy of the magnet known as magnetic energy. This form of energy is used for various purposes like lifting heavy iron objects. अब आता है मैग्नेटिक एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था मैग्नेट जो है एक टाइप की फोर्स को एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट्स पे भी, प्लस जो अलग अलग टाइप के आपके आयन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो भारी भारी सामान को जब भारी बहुत बड़ा बड़ा आयन के आपके मटेरियल्स होते हैं उनको जब एक साथ लिफ्ट करना होता है तो वहां पर आपकी मैग्नेटिक एनर्जी यूज करी जाती है। तीसरी टाइप की है विंड एनर्जी। विंड यानी कि हवा। This is the power of the moving air, wind, utilized with the help of windmills which are used to generate electrical energy. Wind energy is available in abundance. Wind energy can be used to move the blades of a windmill. Wind power is the conversion of wind energy into a useful form such as electricity using wind turbines. तो विंड आपकी क्या होती है? मूविंग एयर, जैसी हवा चलती है आपकी उसको बोला जाता है विंड। आपके जो विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स जो होते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये किसी इलेक्ट्रिसिटी से रन नहीं होते हैं, ये आपकी हवा चलती है उससे ये मूव होते हैं, फिर इससे फर्दर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जा सकती है। तो ये जो विंड मिल्स होते हैं ये हवा की मदद से चलते हैं, इसीलिए विंड एनर्जी से कहा जाता है। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, प्लस आपके जो विंड टर्बाइंस होते हैं वो भी इसी टाइप की एनर्जी से जनरेट होते हैं। चौथी टाइप की एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy is the energy which is possessed by an object due to its motion or due to its position. Mechanical energy can be either kinetic energy or motion or potential energy, stored energy of position. A moving car possesses mechanical energy due to its motion, kinetic energy. A drawn bow possesses mechanical energy due to its stretched position, elastic potential एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट्स आइदर बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। तो दो टाइप की होती है। मूवमेंट की वजह से जो आपकी एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि गाड़ी जो आपकी चलती है, इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट क्योंकि वो मूवमेंट की वजह से मोशन शो करती है इसीलिए उसे कहा जाता है काइनेटिक इन शॉर्ट मोशन। दूसरा है पोजीशन वाली मैकेनिकल एनर्जी होती है आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्टोर्ड होती है या फिर उसकी पोजीशन की वजह से। जैसे कि आपने कोई भी जो आपका आपने एक बो देखा होगा जिसे स्ट्रेच करके उसके तीर को छोड़ा जाता है, तो वो जो स्ट्रेच किया हुआ है वो उसकी पोजीशन की वजह से है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल में आपकी दो टाइप की है, एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पांचवी तरीके की एनर्जी है सोलर एनर्जी। सोलर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो आपको डायरेक्टली सन की तरफ से मिल रही है। It is the most readily available source of energy. It is non-polluting energy. When we hang our clothes to dry in the sun, we use the energy of the sun. Similarly, solar panels absorb the energy of the sun to provide heat for cooking. तो solar energy का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा रेडिली अवेलेबल एनर्जी है, यानी कि आपको ये हर टाइम पे ऑलमोस्ट अर्थ के हर कॉर्नर पे मिलेगी। कोई कॉस्ट इसकी नहीं लगती है, फ्री में आपको ये सूरज देता है और इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। बाकी सारी एनर्जीज में आपके कोई ना किसी टाइप का पॉल्यूशन या किसी ना किसी टाइप का हैजार्ड होता है, बट इसमें नहीं होता है क्योंकि आपको नेचुरली मिलती है। जैसे आप कभी कभी गीले कपड़े जब सुखाने के लिए डाल देते हैं तो आप जिस एनर्जी का यूज करते हैं अननोइंगली, वो आपकी सोलर एनर्जी होती है। सिमिलरली आपके सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, जैसा आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ये सोलर पैनल्स जो होते हैं
सन की हीट और उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके फर्दर यूटिलाइज इसे करा जाता है। इसमें आपकी कोई कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं लगती है और नेचुरली आप इस सन की एनर्जी को यूज कर पाते हैं। देन कम्स योर साउंड एनर्जी। Sound is a vibration transmitted through a solid, liquid or gas. Sound is a substance to vibrate. Some sources of sound energy are music systems, musical instruments and radios. अब sound energy जो होती है ये vibrations में काम करती है। आपके air में छोटे छोटे से molecules present होते हैं। जैसे ही आप कुछ बोलते हैं ये molecules जो हैं they vibrate, मूव नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे सपोज ये 4 उंगलियां मेरी अगर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ से कोई साउंड आ रही है तो ये पहले ये वाइब्रेट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, फिर ये वाइब्रेट होगा, फिर ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाइब्रेट होगा और धीरे धीरे वाइब्रेशंस के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स वहीं रहते हैं बट वाइब्रेट होते होते ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ें सुनाई देती हैं। जैसे कि कभी कभी आप म्यूजिक सिस्टम पे गाने सुनते हैं या कोई भी टेलीविजन कहीं से भी आपको साउंड आती है वो आपको इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से आती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम्स में ये वाइब्रेशन पॉसिबल है, यानी कि इन तीनों मीडियम्स में आप गाने सुन सकते हैं। अगर आप एक कमरे में हैं, दीवार आपके साइड में है जो कि सॉलिड है बट दूसरे कमरे में अगर म्यूजिक सिस्टम चल रहा होता है तो आपको आवाज आती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम्स में ये वाइब्रेशंस पॉसिबल है और आप आवाज सुन सकते हैं। Then comes your heat energy. Petrol, diesel, etc. are different forms of energy. Burning of fuel produces heat energy to work. Heat energy produced by burning of coal is used to change water into steam. This steam is used to run steam engines. Heat energy is also used to warm our houses and cooking our फूड। फिर आपकी आती है हीट एनर्जी। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आपकी अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं जिन्हें फर्दर आप अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरीकों से यूज करके आपकी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन टू वर्क। आप डीजल अपनी गाड़ी में डालते हैं जो कि एक टाइप का फ्यूल है, वो बर्न होता है, मशीन में यूज होते होते हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जिससे कि आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। सिमिलरली आप कोल होता है, कोल को जब आप बर्न करते हैं तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे आप खाना बना सकते हैं। स्टीम इंजन्स होते हैं आपके, वो कोल को बर्न करके जो हीट एनर्जी जनरेट करी जाती है उसी से आपके स्टीम इंजन्स चलते हैं। यही हीट एनर्जी आपके घरों को भी गर्म रखने में हेल्प करती है, प्लस आपके घरों में जो खाना बनता है वो भी हीट एनर्जी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट इज योर हाइड्रो पावर एनर्जी, वाटर एनर्जी। हाइड्रो का मतलब, ये हाइड्रा जो है इसका मतलब ही होता है वाटर, तो हाइड्रा पावर मतलब वाटर। It is one of the oldest source of energy. Hydropower is most often used, it was used thousands of years ago to turn a paddle wheel or grind grain. Because the source of hydropower is water, hydroelectric power plants must be located on a water source. अब हाइड्रो पावर यानी कि पानी से जनरेट करे जाने वाली एनर्जी, ये बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले से ये चली आ रही है। सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली इसको जो आपकी व्हील्स होते हैं उसको चलाने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए यूज करा जाता था और आज के टाइम पे भी हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। अब क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी चीज़ जिसमें आपकी हाइड्रो एनर्जी को रिलीज करना है या जनरेट करना है उसमें नेचुरली पानी की ज़रूरत है, तो ये सारे जो आपके सोर्सेज होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, जो पावर प्लांट्स होते हैं, वो हमेशा आपके देखेंगे आप पानी के पास ही होंगे। लाइट एनर्जी। Light energy help us to see the things around us. Electric bulb, tube light and candle are some source of light energy. Plants use light energy of the sun to prepare फूड। तो लाइट एनर्जी आपकी नेचुरली, आपको कोई भी चीज़ अपने आसपास देखनी है उसके लिए आपको लाइट की ज़रूरत है। लाइट बंद करने से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों का कोई काम नहीं है अगर आसपास लाइट एनर्जी नहीं है। तो कुछ भी देखना है आपको आसपास, अगर आपको कमरे में कुछ देखना है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब की ज़रूरत है, ट्यूबलाइट की ज़रूरत है, लाइट नहीं है तो कैंडल की ज़रूरत है या फिर किसी लैम्प की ज़रूरत है। सिमिलरली आपका जो सन है इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। आपका जो प्लांट्स होते हैं
आपके प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें सन का लाइट का यूज करते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, अब जियोथर्मल में जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है अर्थ, धरती। द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो अर्थ एंड थर्म हीट। तो जियो का मतलब है अर्थ और थर्म का मतलब होता है हीट। सर्दियों में कभी आपने नोटिस करा होगा हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं? थर्मल्स पहनने के लिए। थर्मल्स का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमें गर्म रखती हैं। तो जियोथर्मल मतलब, जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ये जो एनर्जी होगी आपकी अर्थ से जो हीट जनरेट होती है उस एनर्जी को यूज करा जाता है। So this energy is the heat from within the earth. We can use the steam and hot water produced inside the earth to heat buildings or generate electricity. अब आपकी जितनी भी चीजें आप बनाते हैं चाहे वो मैन मेड ही हो, बट आप देखेंगे कि उसका सोर्स कहीं ना कहीं नेचर से ही आता है। कोई भी चीज आप देख लीजिए, फर्नीचर मैन मेड है, लकड़ी कहाँ से आती है? नेचर से। मेडिसिन आपकी मैन मेड है, उसका मटेरियल कहाँ से आता है? नेचर से। तो सिमिलरली आपकी जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो अर्थ है, अर्थ में अपनी टाइप का हीट है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है? आयरन और निकल, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की अपनी। सिमिलरली अर्थ में हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसको यूज करा जाता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्लस बिल्डिंग्स को हीट अप करने के लिए। तो अर्थ में जितनी भी चीजें एक इंसान के या किसी भी चीज को रहने के लिए चाहिए, अर्थ पे वो सारी चीजें प्रेजेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को संभाल के रखना, कंजर्व करके रखना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। तो पहली लाइन का मतलब ऐसा क्यों है कि ना ही आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय? इसका रीजन ये है कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करता है लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करी जा रही है हीट एनर्जी में, तो यहां पर आपकी एनर्जी, हीट एनर्जी आपकी हीट कम हुई है लेकिन वो कन्वर्ट हो गई है आपकी दूसरी एनर्जी में। तो यहां पर आपकी एनर्जी इन टोटलिटी अर्थ के सरफेस पे डिक्रीज नहीं हुई है बल्कि उसने अपना फॉर्म चेंज किया है। इसीलिए फर्स्ट लाइन जो है उसका मतलब है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही आप उसे क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करता रहता है, फॉर्म को चेंज करता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है वो एनर्जी जिसको आप यूज करते करते दोबारा रिन्यू करके फिर से यूज कर सकते हैं, यानी कि एग्जॉस्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है वंस यू यूज दीज काइंड ऑफ एनर्जीज, दोबारा वो नहीं मिलेगी आपको, उसको आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे। वंस यूज्ड वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। नंबर 1, रिन्यूएबल सोर्सेज। The sun, wind, flowing water are renewable sources of energy. We can use them over and over, still they will not exhaust. It is because these sources of energy are available in abundance. अब सबसे पहले सूरज की आपको लाइट मिलती है, गर्माहट मिलती है, कितना भी आप उसे यूज करें वो खत्म नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, अबंडेंस में है। डेली सूरज निकलेगा ही निकलेगा, हीट आपको मिलेगी ही मिलेगी। ज्यादा ले लेंगे या ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उससे उसकी हीट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हवा चलती है, कितने भी लोग आ जाए, कितनी भी आप हवा खा लीजिए, हवा खत्म नहीं होती है। फ्लोइंग वाटर होता है, कितना भी आप उसको यूज कर लीजिए वो खत्म नहीं होगा। तो ये सारी आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यूज करते रहिए, वो एग्जॉस्ट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। दूसरे तरीके की एनर्जी है आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्स। कोल,
petroleum, oil, etc. are those sources of energy which are present in a limited amount on the earth. The sources which can get exhausted by our excessive use are called non-renewable sources of energy. तो कोल, पेट्रोलियम, ये जो आपके फ्यूल्स हैं, ये अर्थ पे हैं, ज्यादा भी हैं, लेकिन क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो इन फ्यूल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. अब क्योंकि ये है तो बहुत ज्यादा, लेकिन लिमिटेड है, तो लिमिटेड है तो जैसे जैसे आप इसे यूज करते रहेंगे ये खत्म होता रहेगा. थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में भी होगा, बट एक दिन तो खत्म होगा ही होगा. तो इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं. तो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. One day their reservoir will be exhausted. So by using too much of these sources, one day there will be a shortage of petroleum, coal, etc. We must use our natural energy reserves carefully. We must make alternate sources of energy which are renewable, like solar energy, wind energy and hydropower energy. Solar energy can be converted to other forms of energy or used directly, as in solar water heaters and cookers that are widely used. This energy is not polluting the air and is freely and naturally available. अब क्योंकि आपका जो कोल है, पेट्रोलियम है, आज तो है, तो उससे आप चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, बट जिस स्पेस पे ये लोग यूज़ करते जा रहे हैं, हम ही यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वन डे देयर रिजर्वॉयर्स विल बी एग्जॉस्टेड, यानी कि खत्म हो जाएगा, फिर ये बचेगा नहीं. तो उससे अच्छा है, ये दिन देखने से बेटर है कि आज की डेट में जो आपको फ्रीली अवेलेबल चीज़ें हैं, सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं, जिससे डायरेक्टली सन की जो हीट आती है वो आप उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं. इसीलिए इसके ऑल्टरनेटिव्स देखे जा रहे हैं, ताकि हैंड इन हैंड दोनों चीज़ें साथ में चलती रहें और ये पेट्रोलियम और ये सारे जो नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं ये भी साथ में रहें. इन मेनी विलेजेस, cow dung and other organic wastes are fed into biogas plants. In a few days, biogas is generated in them. It is stored in an inverted cylinder and made available through pipes or for use in the kitchens or even for street lighting. तो काफ़ी सारे गाँव में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. जो काउ डंग होता है, गोबर होता है, जो उसको सुखा कर उसके कुछ दिनों के बाद उसको बायोगैस में कन्वर्ट करवा के एक इन्वर्टेड सिलेंडर्स में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे पाइप्स के थ्रू फिर घरों में भी और जो स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं वहां पर भी आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस करा जा रहा है. तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो नेचुरल फ्यूल्स हैं वो भी सेव्ड रहेंगे और जो हमारी नीड्स हैं, लाइट हमें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, वो भी हमें मिलती रहेगी. Know it too. A wind farm is a place where a large number of windmills are installed to catch the wind. तो आपकी विंड फार्म्स वो जगह होती हैं, हमने अभी पढ़ा भी था, जो विंड एनर्जी होती हैं, आपकी बड़ी बड़ी विंड मिल्स होते हैं. तो विंड फार्म्स में आपके बहुत नंबर ऑफ विंड मिल्स होते हैं जो कि विंड को कैप्चर करके मूव करते हैं, जिससे फर्दर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्लस विंड टर्बाइंस को चलाया जाता है. एक्टिविटी. Work in a small group of 4 or 5. You will need a bar magnet and a few pins. Place the pins on a wooden table. Find out what happens when you take the bar magnet near them. Check if the bar magnet has any effect on other common things in your classroom. For example, a pencil, a plastic ruler, a metal box, a piece of chalk, a wooden door, a brass door handle, a book or a handkerchief. Talk about your findings in class. तो यहाँ पर आपको 4 से 5 लोगों के ग्रुप में काम करना है. आपको सिर्फ एक बार मैग्नेट और कुछ आपकी आयन की जो पिन्स या नेल्स होती हैं वो आपको चाहिए. मैग्नेट को इन पिन्स के पास लेकर जाइए एंड सी हाउ दे रिएक्ट, पास आती हैं कि नहीं आती हैं. फिर अलग अलग चीज़ें, जैसे आपके प्लास्टिक के रूलर हो गए, हैंकरचिफ हो गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उनको भी मैग्नेट्स के पास लेकर जाइए एंड सी द डिफरेंस की क्या डिफरेंस है जब आप पिन्स को लेकर जाते हैं और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर जाते हैं. अपनी फाइंडिंग्स को नोट डाउन करिए. कीप इन माइंड, force, a pull or push on an object. Frictional force, the force that opposes the motion. Magnetic force, force exerted by a magnet. Buoyant force, upward thrust of water on floating object. Energy, the ability of body to do work.
तो फोर्स का मतलब आपने इस चैप्टर में जाना, पुश या फिर पुल जब आप किसी चीज पे करते हैं दैट इज नोन एज फोर्स। काफी सारी टाइप की आपकी फोर्स होती हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्स अपोज करती है, जैसे बॉल जाती है आपकी या आप भी चलते हैं इतनी स्मूथली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपकी मैग्नेट की वजह से जनरेट होती है। बॉयंट फोर्स वाटर की अपथ्रस्ट जो फोर्स होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाता है, दैट इज द बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर। एनर्जी किसी भी एक बॉडी की क्षमता किसी भी टाइप के काम को करने के लिए। रैप इट अप। A push or pull on an object is called force. Gravitational force pulls everything to the centric of the earth. Friction is created whenever two surfaces move or try to move across each other. Energy is the ability to do work. Electrical energy is caused by moving electric charges. Renewable energy can be replenished over a period of time while non-renewable energy cannot. तो force का मतलब है push या फिर pull। ये दोनों चीजें अगर आप किसी भी चीज पे अप्लाई करते हैं इट विल बी नोन एज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी है, आपके प्लैनेट पे है, जिसकी वजह से आपका जो सरफेस का अर्थ होता है, सरफेस के अर्थ की तरफ आप पुल होते हैं। देन कम्स योर फ्रिक्शनल फोर्स, आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, चलते हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से एक पॉइंट पे आके आपकी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है। एनर्जी आपकी एबिलिटी होती है काम करने की। फिर आपकी दो टाइप की एनर्जीज आती हैं, रिन्यूएबल जिसको आप रिप्लेनिश कर सकते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होगी, जैसे कि सन की एनर्जी। फिर आती है ऑन दी अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे यूज करते करते वो एक दिन खत्म हो जाएंगी, जैसे आपके नेचुरल फ्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए।